2014 में जब तेलंगाना स्टेट बना तब ये डिसाइड किया गया था कि आंध्र प्रदेश के पास में 10 साल होंगे हैदराबाद को एज अ शेयर्ड कैपिटल यूज करने के लिए, यानी 10 सालों के अंदर ही उन्हें अपना खुद का कोई कैपिटल बनाना पड़ेगा जिसमें से वो अपनी स्टेट की फंक्शनिंग रन कर पाए। इसके लिए कुछ प्लान्स बनाए गए। 1.09 लाख करोड़ रुपीस का एक लेआउट रखा गया, मास्टर प्लान्स बने, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और एक ऐसे शहर को बनाने की शुरुआत हुई जो दुनिया के किसी भी कैपिटल को कम्पीट कर सकता था। आज की डेट में अगर आप इस शहर में जाते हो तो आपको ये चीजें नजर आएगी। अनयूज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बंद पड़े साइट्स, परेशान किसान, एक फाइनेंशियल ट्रेजेडी और कैसे पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी, बैड फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारी चीजें मिलकर किसी मेगा प्रोजेक्ट को मिट्टी में मिला सकती है। इसका अमरावती एक प्राइम एग्जाम्पल है। ये प्रोजेक्ट था क्या, क्यों ये फेल हो गया और इसका फ्यूचर क्या है, सारी चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम मल्टीपल चीजों को जानेंगे। पहली बात ये कि ये स्टेट्स और कैपिटल्स एग्जिस्टेंस में आए कहां से, इस शहर की प्लानिंग, फाइनेंसिंग किस तरीके से की गई थी, ये फेल क्यों हुआ, क्या रीजंस के पीछे थे और फाइनली इसका फ्यूचर क्या होगा। जब आजादी के बाद में देश ब्रिटिश से फ्री हुआ, उसके बाद में मद्रास प्रेसिडेंसी आज के तमिलनाडु, केरला का कुछ भाग, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन सारे स्टेट से मिलकर बनता था, जहां पर चेन्नई इसका कैपिटल हुआ करता था, जो उस समय पर मद्रास के नाम से जाना जाता था। ऑब्वियसली कितने बड़े रीजन के अंदर डाइवर्सिटी थी, तेलुगु तमिल दोनों भाषाओं में बोलने वाले लोग थे, एथनिक डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से यहाँ पर एक स्ट्रगल हुआ और 1953 में कुछ ट्रैजिक इंसिडेंट्स के बाद में फाइनली गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश स्टेट को बनने की परमिशन दी। लेकिन आंध्र प्रदेश और हैदराबाद स्टेट दोनों सेपरेट रखे गए थे, जिसकी वजह से कैपिटल जो स्टेट का पड़ा वो था कुरनूल। इसके बाद में जैसे जैसे हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि लिंग्विस्टिक या भाषा की बेसिस पर अलग अलग स्टेट्स बनेंगे, तब हैदराबाद स्टेट को भी इंक्लूड कर लिया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर और हैदराबाद इसका कैपिटल बना। लेकिन यहाँ पर भी डिफरेंसेस थे एथनिसिटी और पावर कंट्रोल के। ज्यादातर जो पावर था वो आंध्र रीजन में से आता था, जबकि तेलंगाना के अंदर से ज्यादा पैसे जनरेट होते थे। इस डिस्क्रिमिनेशन को देखते हुए रेजिस्टेंस फॉर्म होना शुरू हुआ कि तेलंगाना को अपना स्टेट रहना जरूरी है और फाइनली कई सारे रेजिस्टेंस के बाद में 2014 में डिसाइड किया गया कि आंध्र प्रदेश को अलग किया जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर, और कैपिटल हैदराबाद तेलंगाना को मिलेगा, जबकि आंध्र को एक नया कैपिटल ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। और इसी से शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी की जहां पर एक नए शहर को किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। उस समय पर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी स्टेट में अनाउंस कर चुके थे जिनकी वैल्यू लाखों करोड़ों में हुआ करती थी। इसी के अंदर आप कह सकते हो इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट इन्होंने अनाउंस किया, जो था अमरावती सिटी, जो नया कैपिटल बनेगा नए आंध्र प्रदेश का। और इसके लिए कृष्णा नदी के किनारे टोटल 217 किलोमीटर ऑफ लैंड इन्होंने ढूंढा और एक साल के अंदर 80% लैंड किसानों से इन्होंने एक्वायर कर लिया शहर को बनाने के लिए, जो अपने आप में कमाल की बात है। इस शहर के प्लानिंग के लिए यूके, सिंगापुर, जापान, इनके अलग अलग देशों के गवर्नमेंट्स और प्राइवेट कंपनीज की मदद ली गई ताकि इसका डिजाइन ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव रहे और काफी एक बेहतर डिजाइन यहाँ पर निकल कर आया। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल के आसपास में फैले हुए ब्लॉक्स, जहां पर 51% ऑफ एरिया ग्रीन जोन होगा यानी गार्डन्स होंगे, इस हिसाब से इसका डिजाइन था। 10% एरिया एज वाटर बॉडीज होंगी, ये इस प्लान में मेंशन किया गया, यानी नदियां, कनाल्स, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाले थे सिटीज का। 100% जो यूटिलिटीज है, चाहे वो वाटर पाइप्स हो, इंटरनेट कनेक्शंस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इन सारी चीजों को अंडरग्राउंड रखने के हिसाब से इसका डिजाइन था। नॉन एसेंशियल यूनिट जैसे पार्किंग होती है, कई सारे बेसमेंट्स होते हैं, यहाँ पर भी अंडरग्राउंड सिस्टम्स को यूज करने की बात लिखी गई। BRTS, लाइट मेट्रो, ऑटोमेटेड पॉड्स, एयर, वाटर और रोड कनेक्टिविटी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अमरावती को डिजाइन किया गया था। और ये शहर जो है देखते ही देखते देश के वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट की लिस्ट के अंदर इंक्लूड होना शुरू हो गया। अब समझते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग कैसे की गई थी, जो आगे जाकर एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन बनेगा कि ये प्रोजेक्ट फेल क्यों हुआ। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसे 3 फेज में डिजाइन किया गया था। पहले फेज के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी जो स्टेट लेवल का आप कह सकते हो पार्लियामेंट है, वो गवर्नमेंट ऑफिसेज, जुडिशियल सिस्टम्स, इन चीजों को शिफ्ट कराने के हिसाब से फेज 1 बन रहा था। यहाँ पर जो टोटल 1.09 लाख करोड़ का बजट था, इसमें से फेज 1 के लिए 51,000 करोड़ रुपीज की जरूरत थी। अब ये पैसे आए कहां से हम समझते हैं। 7,500 करोड़ रुपए दिए गए हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बैंक इंडिया के द्वारा, $300 मिलियन दिए गए वर्ल्ड बैंक के द्वारा, $200 मिलियन दिए गए एशियन इंफ्रा डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, 2,500 करोड़ दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 2,800 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दिए और अराउंड 51,000 करोड़ रुपए रेज हुए। अब एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि अराउंड $500 मिलियन जो है, यानी एक बहुत बड़ा चंक जो इन पैसों का है,
वो बाहरी इंस्टीट्यूट से आ रहा था, फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आ रहा था। अब जैसे जैसे ये सारी चीजें फिक्स हुई, मीटिंग्स हुई, अग्रीमेंट्स और एमओयू साइन हुए, वैसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। कुछ ऑफिस और रेसिडेंशियल ब्लॉक्स यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिए, रोड नेटवर्क्स और यूटिलिटीज का काम भी बहुत हद तक कंप्लीट हो गया, और अब कह सकते हो एक बेसिक सिटी यहाँ पर रेडी हो गई, या एक बेसिक कॉलोनी यहाँ पर रेडी हो गई, जो कुछ समय के कंस्ट्रक्शन के बाद में ही लोगों को होस्ट करने लायक बन जाती। लेकिन उसके बाद में वो चीज हुई जो इंडिया में हमेशा होती रहती है, जो है सरकार का चेंज होना। आंध्र प्रदेश के अंदर जो नए इलेक्शंस हुए, वहां पर नए चीफ मिनिस्टर बने मिस्टर जगन मोहन रेड्डी जी। सीएम की कमान संभालने के बाद में उन्होंने तुरंत ही चीजें अनाउंस की कि आंध्र प्रदेश के अंदर कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं वो या तो ओवर बजट है, उनके अंदर बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज है, करप्शन भी है, और साथ साथ कई प्रोजेक्ट जो है वो वेस्ट ऑफ मनी भी है। इन चीजों को देखते हुए एक के बाद एक जो नया गवर्नमेंट था, इन्होंने प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करना शुरू किया, और अमरावती को भी पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया, ये कहते हुए कि इसके लैंड एक्विजिशन के दौरान बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है। अब यहाँ पर एक बात हमें समझना जरूरी है कि यहाँ पर जो काम चल रहा था, यहाँ पर फॉरेन के पैसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। वर्ल्ड बैंक ने ये खबरें बाहर आती ही, जैसे ही कैंसिलेशन की न्यूज बाहर आई, उसके कुछ महीनों के बाद में ही सेंटर से बात करके अपनी फंडिंग यहाँ पे रोक दी। दूसरी बात, जो AIDB बैंक थी, जो दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था, इन्होंने भी अपनी 200 मिलियन की फंडिंग रोक दी, और जो मेजोरिटी पैसे सिटी को बनने के लिए लगने वाले थे वो वैसे भी चले गए। यानी अगर अब कैंसिलेशन के प्रोसेस को निकाल दिया जाता, अगर सिटी को फिर से अप्रूव भी कर दिया जाता, फिर भी फेज 1 बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जो जरूरत थी, वो आने के लिए ज्यादा ऑप्शंस जरूरी नहीं थे, और एक कैंसिलेशन को देखते हुए ये बहुत डिफिकल्ट भी था कि कोई दूसरा इन्वेस्टर इसके अंदर पैसे लगा था। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि ये जो शहर था, इसे बनाने के लिए इतनी ज्यादा बैकिंग थी फॉरेन कंपनीज और प्राइवेट फर्म्स की, फिर चाहे वो सिंगापुर से हो, जापान से हो, यूके से हो, इन सारों ने एक के बाद एक अपने हाथ निकालना शुरू कर दिए। जितने लॉसेस थे उन्होंने वो घटक लिए, लेकिन जो बैकबोन था इस प्रोजेक्ट का इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो गया। इनफैक्ट आज के डेट में हम फॉरेन सर्विसेज और कंपनीज की बात करें तो वो एक लाइफ का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए हैं। हम डेली बेसिस पर अमेरिकन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, गूगल या फिर फेसबुक। आप में से कई लोग इंडियन स्टॉक्स के अंदर तो इन्वेस्ट करते ही होंगे, लेकिन रोज जो हम यूएसए बेस्ड कंपनीज के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको ज्यादा लोग एक्टिव नजर नहीं आएंगे। क्या आप लोग जानते हो कि जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है, इसने पिछले 10 साल में 177% का रिटर्न दिया। वहीं पर नैस्डैक जो यूएसए का एक इंडेक्स है, इसने टोटल 508% का रिटर्न दिया। यानी निफ्टी इंडिया के अंदर अगर आप 10 लाख रुपए 10 साल पहले इन्वेस्ट करते थे तो आपको आज की डेट में 28 लाख रुपए का रिटर्न मिल जाता, लेकिन वही अगर नैस्डैक में 10 साल पहले 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते तो वो आज की डेट में 86 लाख रुपीस बन जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़े फायदे की अगर बात करें जो यूएसए के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने की वजह से आपको हो सकता है, तो आप सब जानते होंगे कि यूएस डॉलर 2011 में 46.7 रुपीस हुआ करता था, लेकिन वही $1 आज 2021 में 74 रुपीस के पास में पहुंच गया है। इसके वजह से अगर आपके पैसे अमेरिकन स्टॉक्स के अंदर लगे हुए होते तो ये जो रुपये की डिप्रिसिएशन हुई है उसका आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, और जो बेनिफिट एज एन इन्वेस्टर आपको मिलता था इन स्टॉक्स के अंदर पैसे लगाने की वजह से, वो रुपये की डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हुए भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर अगर आप कभी भी स्टॉक्स खरीदते हो तो आपको मिनिमम एज अ होल यूनिट एक शेयर तो खरीदना ही पड़ता है, लेकिन यूएस के अंदर आप फ्रैक्शनल शेयर्स खरीद सकते हो, यानी एक शेयर से भी छोटा हिस्सा आप अपने हिसाब से खरीद सकते हो, जिसके वजह से आपको बहुत बड़े पैसे चुकाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास किसी बहुत महंगे शेयर के लिए पैसे नहीं है। इसी के अंदर IND मनी एक ऐसा ऐप निकल कर आता है जो आपको इन सारी चीजों के अंदर मदद कर सकता है। IND मनी एक सुपर मनी ऐप है और इसके जरिए आप बहुत इजीली यूएसए बेस्ड कंपनीज के स्टॉक्स खरीद सकते हो। IND मनी सिर्फ यूएसए स्टॉक्स नहीं, लेकिन IND मनी के जरिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाता है जो आपके सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, सेविंग्स, फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंसेस हो या कोई और चीजें, इन सारी चीजों को आप एक जगह ट्रैक कर सकते हो और ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे इसका मैनेजमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएगी। और ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है काफी इजी टू यूज इंटरफेस के अंदर, और ऐसे ही एक इजी तरीके से IND मनी के द्वारा यूएसए स्टॉक्स भी खरीदे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप IND मनी डाउनलोड करते हो तो आप यूएसए स्टॉक्स खरीदने के लिए एक अकाउंट सेटअप कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्टॉक्स के खरीदने के लिए और बेचने के लिए कोई भी कमीशन IND मनी आपसे नहीं लेता है और पूरा का पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस पेपरलेस होगा। ना आपसे कोई मेंटेनेंस फी ली जाएगी और अपने यूएसए स्टॉक अकाउंट में पैसे डालने के लिए भी आपसे कोई भी फी नहीं ली जाएगी। आप IND मनी के जरिए ओवर 4500 कंपनीज के स्टॉक्स चूज कर सकते हो और इजीली इनके परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हो कि ये किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। बस स्टॉक सिलेक्ट करिए, परचेज कीजिए
और आपको यहाँ पर फ्रैक्शनल शेयर्स का भी ऑप्शन मिलता है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है, जहाँ पर आप 10 या 20,000 रुपए से भी अपने यूएसए स्टॉक मार्केट के अंदर की इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। इसके अलावा क्योंकि IND मनी एक सुपर मनी ऐप है, तो फिर आपके फ्यूचर के फाइनेंशियल गोल्स प्लानिंग हो, आपका ओवरऑल मनी मैनेजमेंट हो, या फिर आपका खुद का नेटवर्थ जानना अगर आपको हो, तो ये सारी चीजें IND मनी आपको बहुत इजीली प्रोवाइड करा सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए IND मनी को अभी डाउनलोड करिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी ट्रांसफॉर्म करिए। तो बैक टू अमरावती। अभी समझते ये सिटी का काम रोकने के पीछे क्या रीजंस थे। पहली बात, जो चंद्रबाबू नायडू जी थे, इन्होंने अपने इलेक्टोरल टर्म के दौरान कुछ ऐसे इश्यूज सिर्फ इंफ्रा की वजह से क्रिएट किए थे जो एक रीजन बना उनके फेलियर इन इलेक्शन से रिलेटेड। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ये चीज कैसे हुई। जब तेलंगाना आंध्रा एक स्टेट का हिस्सा हुआ करते थे, तब हैदराबाद यहाँ का कैपिटल था। हैदराबाद देश के वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज में ऐसे आता है। यहाँ पर फार्मा हब है, IT हब है, और आप कह सकते हो यहाँ पे डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा खर्च यहाँ की सरकार ने उस समय पर किया था। लेकिन एक चीज वो भूल गए थे कि हैदराबाद को डेवलप करने के पीछे कई सारे दूसरे रीजन्स जो आंध्र प्रदेश के अंदर हुआ करते थे उन्हें इग्नोर किया गया। ड्राउट्स पड़े, सूखे पड़े, एग्रीकल्चरल और रूरल एरियाज के अंदर ज्यादा इफेक्ट इस हैदराबाद के मनी जनरेशन का देखने के लिए नहीं मिला, और इसलिए रूरल लोगों के अंदर एक हल्का सा गुस्सा था। और आप कह सकते हो जो 2019 के इलेक्शंस थे उस टाइम पे यही सबसे बड़ा रीजन बना कि फिर से मिस्टर नायडू CM नहीं बन पाए। जो नए CM बने जगनमोहन रेड्डी, वो जानते थे कि अगर उन्हें पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश के अंदर अपना कंट्रोल रखना है, सारे लोगों के अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखना है, तो ये बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट को डिवाइडेड रखा जाए और ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करे जो ज्यादा से ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर पाए और अलग एरियाज के लोगों को बेनिफिट कर पाए। इनके प्लान के हिसाब से 3 नए कैपिटल्स बनेंगे आंध्र प्रदेश के लिए। पहला होगा विशाखापट्टनम, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल बनेगा, वो रीजन यहाँ पर कवर हो जाता है। तीसरा है अमरावती, जहां पर लेजिस्लेटिव कैपिटल बनेगा, यहाँ पर मैं करंट अमरावती की बात कर रहा हूँ। और लास्ट होगा कुरनूल, जो जुडिशियल कैपिटल बनेगा। अगर आप जियोग्राफिकल इन रीजन्स को देखते हो तो इजीली आप देख लोगे कि ये रीजन्स जो है वो काफी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे एरियाज में, जिसके वजह से यहाँ का इन्फ्लुएंस जो बनेगा इन इंपॉर्टेंट सिटीज की वजह से वो स्प्रेड आउट होगा और आने वाले इलेक्शंस में इसकी वजह से मदद मिल सकती है। इन्होंने इस टाइम पे एक और काम शुरू कर दिया, वो था दूसरे ऐसे ही टारगेटेड प्रोजेक्ट्स को बंद करने का, जो छोटे थे, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे नहीं, और इन्हें एज अ वेस्ट ऑफ मनी कंसिडर किया गया। यहाँ पर अगर बात करूँ क्या क्या कैंसिल किया गया, तो जो करंट अमरावती है, यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए एक इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, इसे यहाँ पर कैंसिल किया गया। विशाखापट्टनम का शॉपिंग सेंटर कैंसिल किया गया। पुलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को कैंसिल तो नहीं किया गया, लेकिन इसकी फंडिंग बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंड हो गई और अभी जाकर कुछ उसकी फंडिंग मिलना शुरू हो गई है। और फाइनली ऑब्वियसली अमरावती। इनफैक्ट दोस्तों, ये रेजोल्यूशंस जब पास किए जा रहे थे उस टाइम पे हो ये रहा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आप कह सकते हो स्टेट के अंदर भी लोक और राज्यसभा की तरह फंक्शन करते हैं, दोनों हाउसेस में बिल्स पास होना जरूरी होते हैं। तो जो मेजोरिटी हाउस काउंसिल में कैंसिलेशन को रिजेक्ट कर दी थी, उस हाउस को ही यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया गया। यानी मिस्टर रेड्डी पूरी तरीके से फ्री थे बिना किसी सेकेंडरी हाउस के अप्रूवल के किसी भी कैंसिलेशन को अप्रूव कराने के लिए, जिसकी वजह से ये कैंसिलेशन की स्प्री और ज्यादा तेजी से बढ़ गई। इस चीज को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स अभी होल्ड पर थे, यहाँ पर मैं प्राइवेट छोटे इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो भी यहाँ से भागना शुरू कर दिए और यहाँ पर इंटरनल बैकलैश ही आंध्र प्रदेश के अंदर शुरू हो गया। अब जरा समझने की कोशिश करते कि फ्यूचर में इस चीज के बारे में कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहली बात, ये जो सारे कैंसिलेशंस हुए, इससे रिलेटेड कई सारे पिटिशंस ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर है कि ऐसे कैंसिलेशंस नहीं किए जाए, फिर चाहे वो इन्वेस्टर्स की तरफ से हो, वहां पर जिन लोगों ने अपनी जमीनें सैक्रिफाइस की उन लोगों की तरफ से हो, अलग अलग पॉलिटिकल राइवल्स से हो, और कई दूसरे पार्टीज ने इस तरीके के पिटिशंस फाइल किए हैं। इसके अलावा क्योंकि इतने बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट गई है, तो कई सारे लोग जो इंटरनली आज रूलिंग पार्टी में काम करते हैं, इन्होंने भी बहुत ज्यादा बैकलैश दिया है और इसे देखते हुए कुछ फंडिंग रिलीज की जा रही है। यहाँ पर अमरावती के अंदर की भी फंडिंग है, या आप कह सकते हो अप्रूवल्स है जो दिए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि अगर सब कुछ सही रहता है, फिर से अगर इन्वेस्टर्स किसी तरीके से यहाँ पर चीजें ठीक करने के लिए मदद करना चाहते हैं और आगे जाकर उन्हें अगर कोई अश्योरिटी मिलती है कि प्रोजेक्ट फिर से कैंसिल नहीं होगा, तो अमरावती फिर से बनना शुरू हो सकता है। अब फाइनली बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़े नुकसान झेलने वाले लोग कौन है, और वो है किसान। अमरावती के लिए जो नदी किनारे जमीन एक्वायर की गई, टोटल 217 स्क्वायर किलोमीटर, ये किसानों से इन भरोसे पर ली गई थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर इनकी ज़मीन डेवलप हो जाने की वजह से इनकी जो बची हुई ज़मीनें हैं वहाँ पर बिजनेस फ्लरिश करेंगे। कई बार पार्टनरशिप डील्स थी, और यहाँ पर क्योंकि अभी प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, तो किसान इस तरीके की हालत में पड़े हुए हैं कि उनके पास में ना ज़मीनें हैं जहाँ पर वो खेती कर सकते हैं, ना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, बस एक अबैंडन्ड घोस्ट सिटी पड़ी हुई है। और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है इस प्रोजेक्ट के कैंसिलेशन से रिलेटेड।
रिलेटेड। और अभी फ्यूचर ही बताएगा कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट कभी भी कंप्लीट हो पाएगा या फिर नहीं, और अगर इसका काम एटलीस्ट शुरू भी हो जाता है फिर से, तो क्या ये जो इनिशियल प्लान्स थे उसके हिसाब से बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसके रिलेटेड भी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। देखते हैं फ्यूचर इस चीज के लिए क्या होल्ड करता है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर IND मनी इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर US बेस्ड स्टॉक्स खरीदने के लिए आप अकाउंट ओपन करिए और टोटल 1.5 मिलियन इंडियंस, जिनके अंदर मैं भी हूं, ये डेली बेसिस पर IND मनी के फाइनेंशियल टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। और आपको भी इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए अपनी फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शुरू करने के लिए।